Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Doctrine of Harmonious Construction. We will understand this with the help of a maxim, that is Generalia Specialibus non derogant. What is the meaning of this maxim? We will understand with the help of some example. Okay. Suppose in your family, give me 1 second. Okay. So suppose in your family, your mother and your father and you with your brother. So they decided to go a day to take some dinner outside. So you are saying that I will take pizza. My preference is pizza. And you are saying that your brother is saying that his preference is some Chinese food. So now there is a confliction. Your brother is saying he will eat Chinese food and you are saying you will eat pizza. So what your parents will do? So they will create a harmony between you and your brother, and they will say that okay, we can order such a way that we can order one pizza and one Chinese food, and some of us, so we will collaborate and we will eat little everything, so both of you will be happy and your parents will also happy. So this is the harmonious construction. यानी कि आपने आपके ब्रदर ने आपने पिज़्ज़ा खाने का मन बनाया, आपके ब्रदर ने मन बनाया कि नहीं मैं चाइनीज़ फूड खाऊंगा, आप दोनों के बीच में कंट्रडिक्शन हो रहा है। तो आपके मम्मा पापा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम चाइनीज़ फूड और पिज़्ज़ा दोनों मंगा लेंगे, साथ में कुछ हम इंडियन फूड भी ऑर्डर करेंगे, तो उसको मिक्स करके आपस में मिल बांट के खा लेंगे। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? इन दोनों के बीच में हार्मोनी बिठाना। तो इसको हम एक सिंपल मैगजीम से समझेंगे, दैट इज जनरेलिया स्पेसियोलिबस नॉन डेरोगेंट। इसका क्या मतलब होता है ये हम आगे देखेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। ओके, जनरेलिया स्पेसियोलिबस नॉन डेरोगेंट, this is the general rule to be followed in case of conflict between the two statutes। यानी कि अगर दो स्टैट्यूट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, या फिर दो स्टैट्यूट्स, कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट्स है उनके प्रोविजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, किन्हीं दो प्रोविजंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? जनरल रूल फॉलो करेंगे। राइट, जनरल रूल विल बी फॉलोड। जनरल रूल फॉलो किया जाएगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टैट्यूट्स। द टू प्रोविजंस आर कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, दो प्रोविजंस आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और देयर इज सम एक्सप्रेस रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस इनेक्टमेंट, या किसी प्रीवियस इनेक्टमेंट का कोई एक्सप्रेस रेफरेंस है जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है करंट रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स जो हैं लेट डाउन किए हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल से। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, वन लाइनर में समझते हैं। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट, ये कह रहा है अगर प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्शन। तो कोर्ट की ड्यूटी है कि उस कॉन्फ्लिक्शन को अवॉइड करे।
so that both the provisions remain in force without any conflict. तो सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है उनके बीच में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की, so that both the force can be remain in force without any conflict. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, सो दैट दोनों ही एक्ट जो है वो प्रोविजन जो है वो फोर्स में रह सकें। अब पहला केस तो ये है कि दोनों केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट अवॉइड करेगा कॉन्फ्लिक्ट को दोनों के बीच में। अब दूसरा है प्रोविजंस ऑफ वन स्टैट्यूट कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ अनदर स्टैट्यूट। अच्छा देखो, इस तरह से नहीं होगा कि एक स्टैट्यूट का प्रोविजन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे, उसका पर्पस हो कि वो दूसरे स्टैट्यूट को डिफीट करना चाहता हो, अनलेस डिकोडेड डजंट फाइंड एनी वे टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन देम। अदरवाइज कोई वे नहीं मिल रहा है उनको रिकॉन्साइल करने का, तब तक वो एक दूसरे के प्रोविजंस को ऊंचा नीचा नहीं दिखाएंगे। वन स्टैट्यूट का ये मतलब नहीं हो कि वो दूसरे स्टैट्यूट के प्रोविजंस को डिफीट करें। तो पहला तो ये हो गया, अगर दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि उनके उस कन्फ्लिक्ट को रिमूव करे, उस कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करे, जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन देम, सो दैट बोथ द प्रोविजंस रिमेन इन फोर्स विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। दूसरा कि एक प्रोविजंस की का ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे प्रोविजंस को डिफीट करे, अनलेस द डिकोड डजंट प्रोवाइड अ वे टू रिकंसाइल बिटवीन देम। थर्ड है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंसाइल बोथ ऑफ द प्रोविजन, अब किसी तरह से हो ही नहीं पा रहा है, रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, इन केस ऑफ द कोर्ट मस्ट इंटरप्रिट बोथ प्रोविजंस इन सच अ वे सो दैट द बोथ प्रोविजंस रिमेन इन अ फोर्स। यानी कि कोर्ट उन दोनों को फिर इंटरप्रेट करेगा। अगर दोनों के बीच में कंसाइल नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। यानी इस एग्जांपल में सपोज अगर मैंने ये कहा होता कि आपका मन है घूमने जाने का कि मैं मॉल घूमने जाऊंगा, एक्स मॉल घूमने जाऊंगा, आपका ब्रदर कह रहा है मैं वाई मॉल घूमने जाऊंगा, तो आपके मम्मा पापा ने कहा नहीं तुम दोनों लोग किसी मॉल में घूमने नहीं जाओगे, जहां हम कह रहे हैं वहां चलोगे, राइट। तो यही है कि अगर दोनों ही एक्ट के पर्पस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस का काम करेगा, उसको इंटरप्रेट करने का काम करेगा। इंटरप्रिटेशन शुड नॉट रिड्यूस द पावर ऑफ वन प्रोविजन एंड गिव मोर पावर टू द अदर प्रोविजन, लेकिन वो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा कि एक की पावर को बहुत कम कर दे और दूसरे की पावर को बहुत ज़्यादा कर दे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यानी किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हार्मोनियस प्रोविजन का हम यूज नहीं करेंगे। नाउ वी कैन कम टू द केस शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? आर्टिकल 13(2) कहता है जो जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू में 13(1) है और 13(2) है। 13(1) क्या है कि संविधान के बनने, जो इनेक्टमेंट लागू होने से पहले जो एक्ट लागू हुआ है, तो उसके आने से पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके पहले जो भी ऐसे इनेक्टमेंट थे, जो भी एक्ट थे जो लागू थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो भी एक्ट लागू थे, अगर वो उनमें से कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, यानी कि असंगत है, फंडामेंटल राइट्स से, मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो एक्ट वाइड होंगे। 13(2) कह रहा है कि संविधान के लागू होने के बाद आप ऐसा कोई भी एक्ट नहीं बनाओगे जो मूल अधिकारों से असंगत हो, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। तो उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 368 ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स मतलब हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो 13(2) कहेगा कि संविधान संशोधन करोगे तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना है। लेकिन फिर इसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट ने कहा अच्छा नहीं कर सकते हैं, हमने कर दिया। तो इसके लिए क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया नहीं, जो 13(2) है उसके अकॉर्डिंग प्रेम्बल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल स्ट्रक्चर को वो छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 13(2) एंड आर्टिकल 368 जो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी थे, उसका जो रूल होगा, जब दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी होंगे तो किसकी मानी जाएगी?
सुप्रीम कोर्ट गाइडिंग प्रिंसिपल देगा। तो ये तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम मिसचीफ रूल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।